हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से कंपोजिट हिंदी का तीसरा लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ आपके लिए। आप एक बात मत भूलिए कि ये जो हमारे जो लेसन्स हिंदी कंपोजिट हिंदी के आपको मिल रही है, सीमा बख्शी माय बोली क्लासेस का जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद के भी मैं जब भी लेसन्स नए नए अपलोड करूँगा आपको सब उसकी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम हमारा तीसरा लेसन कंपोजिट हिंदी 10th कंपोजिट हिंदी का तीसरा लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, सफर का साथी और सिरदर्द। किसने लिखा है ये? राम नारायण उपाध्याय जी ने। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर एक ऐसा निबंध है ये। एक्चुअली व्यंग्यात्मक निबंध है, इसमें बहुत सारे व्यंग्य है और वो आपको बहुत पसंद आएंगे। अब ये हमारे राम नारायण उपाध्याय जी के बारे में थोड़ी सी आप लोग जानकारी ले लेते हैं कि इनका जन्म जो है 1918 में हुआ था खंडवा में। ये खंडवा जो है अभी मध्य प्रदेश में है। और ये पंडित राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार हैं। स्वतंत्रता जब हमें 47 में मिली थी उससे पूर्व ये बहुत सुंदर लघु कथाएं लिखते थे। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। आपकी व्यंग्य, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्ट्स, लघु कथाएं, संस्मरण आदि 30 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। देखिए हमारे राम नारायण उपाध्याय जी जो है इनकी 30 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और ये आज का जो ये हमारा जो निबंध आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनका व्यंग्यात्मक निबंध, उसमें ऐसा है कि प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांगकर अखबार पढ़ने वाले, अनावश्यक बातें करने वाले, बिना मांगे सलाह देने वाले लोग, इन पर करारा व्यंग्य किया है। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर लेसन है और आपको बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो आज हम हमारा ये लेसन अभी चालू करते हैं। इसका नाम है सफर का साथी और सिरदर्द। इसके लिए जो कुछ थोड़े इसमें जो कठिन शब्द है, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी होगी। और हम लोगों को भी जब लेसन मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा तो उस दौरान अगर ये शब्द आ जाते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे लेसन के वक्त सिर्फ आपसे एक ही एडवाइस है मेरा कि आप अपनी हिंदी की जो कंपोजिट हिंदी 10th कंपोजिट हिंदी की जो बुक है वो आप अपने साथ रखिए, ताकि आपको ये लेसन समझने में बड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो ले लिया आपने आपकी किताब, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सफर का साथी और सिरदर्द। लेखक जो है वो अपनी यात्रा के बारे में लिखते हैं। यात्रा के बारे में उनके जो विचार है वो इस तरह से लिखते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। तो दोस्तों आप जब भी ट्रैवल करते हो, आपने किया होगा ट्रैवल ट्रेन में, तो ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त बड़ा मजा आता है। नीचे से हमारी जब ट्रेन ऊपर से गुजरती है तो नदी जो है वो नीचे से गुजरती है हमारे, बड़ा लेखक ने बड़ा सुंदर वर्णन किया उसका। उसके बाद में झाड़ जो है, जो झाड़ हमारे साथ रहते हैं फिर पीछे पड़ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे दूर के झाड़ है जो बहुत दूर दूर लगते हैं लेकिन थोड़ी देर से वो हमारे साथ आते हैं, फिर हम उनके आगे निकल जाते हैं। तो ये सब जो विचार है ये अकेले जो प्रवास करता है, जो ट्रैवल करता है, उनको ये जो विचार है उनके मन में आते ही रहते हैं। वो उनको और लेखक को इन विचारों से बहुत बहुत मजा आता है। उनका कहना यह है, देखो यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा है। इनको लगता है कि यात्रा में कोई अगर मिल जाता है तो वो निगाह चुरा रहा है, मतलब ये उनको बस ये जो इधर उधर देख रहे हैं इसके बजाय ये उसकी तरफ देखना पड़ता ना थोड़ा जो साथ में है, तो इसलिए कि भाई मुझे वो एक ढंग से देखने नहीं देता है, मेरी निगाह चुरा लिया है, मतलब मुझे आंखें मिलाने नहीं देता इन बाकी दूसरी चीजों से। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ। अब ये जो आदमी बाजू में बैठा है, जिसके बाजू में बैठने से क्या होता है मालूम है? लेखक का कहना यह है कि मेरी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मैं जो एकांत चाहता हूँ वो अब मुझे मिलता नहीं है। मतलब कैसे कि मैं किसकी ओर देखता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ। नाक भौं सिकोड़ता हूँ इसका मतलब है नाराज होना। निहारना का मतलब है एक तरफ देख, एक टक देखना। नाक भौं सिकोड़ता हूँ मतलब रास्ते से अगर समझो आपका ट्रेन जा रहा है, आपको कोई ऐसी चीज दिख गई जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप क्या करते हो? ऐसा करते हो। इसको कहते हैं नाक भौं सिकोड़ना। तो मैं किस चीज पर नाक भौं सिकोड़ता हूँ, मैं किस तरफ कंटिन्यूअसली देखता हूँ, या फिर
कौन, मतलब मेरे विचारों में मेरे साथ कौन कौन है। ये आदमी जो बाजू में मेरा बैठा रहता ना, ये जैसे ही मेरा आदमी बाजू में बैठा रहा तो ये इसका मेरे इन सब चीजों पे ध्यान रहता है कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ, किसकी तरफ देख रहा हूँ। देखकर को लगता है ये बाजू में क्यों बैठा है मेरे, ये बैठा है तो ये ऐसी मेरी सब प्राइवेसी जो है वो सब डिस्टर्ब करता है मेरी। मुझे ये कतई पसंद नहीं है कोई मेरी इन चीजों पे, इन बातों पे निगाह रखे, क्योंकि बाजू में बैठने वाला आदमी क्या करता है, देखते रहता है कि आप किसकी तरफ देख रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा आपके चेहरे पर जो भाव है बदल रहे हो वो भी वो देखते रहता है। तो लेखक को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांक कर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ। प्राकृतिक का मतलब है दोस्तों नेचुरल, मनोरम मतलब बहुत सुंदर, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने से सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रहता हूँ कि आखिर मैं क्या देख रहा था। ये सफर का बड़ा सुंदर रहता है। हम क्या करते हैं, किसी एक दृश्य की तरफ बहुत केयरफुली देखते हैं, जैसे अभी ये बता रहे हैं कि प्राकृतिक नेचुरल जो चीजें हैं वो देखने में बड़ा आनंद आता है। तभी लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे दिखते हैं कि वो कहीं खड़े हैं, अपने को देखना तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें है, सूर्योदय, सूर्यास्त, ऐसी प्राकृतिक सुंदर चीजें देखना है, लेकिन फिर देखते हैं कि किसी वृक्ष की डाली पर बच्चे बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उस वक्त क्या होता है, जैसे उस तरफ नजर जाती है तो अपन पहले केयरफुली क्या देखते थे वो सब अपन भूल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मेरी दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। नदी के किनारे का जो नदी दिखती है, फिर नदी के किनारे पर जो सौंदर्य है उसे निहारना चाहती है। निहारने का मतलब है एक टक देखना, उसी की तरफ देखने की बहुत इच्छा होती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, कंकरी का मतलब क्या है, छोटा पत्थर, जैसे आंख में एक छोटा सा पत्थर गिर गया तो क्या होता है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, बराबर है। तो ऐसे रास्ते में पहाड़ के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि आप किसी की तरफ बहुत केयरफुली देख रहे हो, अच्छा अच्छा ये ऐसा है क्या, तभी गाड़ी हमारी ऐसी मुड़ जाती है कि सामने से एकदम पहाड़ आ जाता है और वो जो हम दृश्य देख रहे थे वो सब निकल जाता है। देखो लेखक ने कितना सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर। कभी कि मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। कभी नजर ऊपर जाती है तो दूर ऊपर आकाश में कुछ जो पंछी हैं वो उड़ते रहते हैं। तो लेखक के कहना यह है कि मैं भी उनके साथ उतना ही ऊपर जाना चाहता हूँ, मेरा मन ऊपर जाना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है, किसी बोगदे में रेल घुस जाती है, फिर क्या करना है, तब मन लाचार हो जाता है और मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य हो जाता है। हमको भी क्या करना पड़ता है, वो जो ऊपर सुंदर वो पक्षियों की तरफ देख रहे थे, अचानक ट्रेन है ये बोगदे में घुस गई, अब उससे क्या हो जाता है, गुफा में चली जाती है, तो हमको भी वो पक्षी वक्षी छोड़ देना पड़ता है और ट्रेन के साथ में हमको भी उस गुफा में जाना पड़ता है। ये वर्णन बहुत सुंदर है, मतलब हम लोग क्या क्या करते हैं नॉर्मली नेचुरली, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है, बस में जाना लेखक को पसंद नहीं है। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा नाम मनपसंद ही हो, अब बाजू में बैठने वाला आदमी हो वो मनपसंद हो, ये अपने हाथ में तो है नहीं। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूं में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका देता है। कुछ हमारे सहप्रवासी जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि अगर उनसे कुछ प्रश्न हम लोग पूछते हैं, कुछ प्यार से बात करना चाहते हैं कि चलो अब इतने दूर सफर में साथ हैं तो कुछ ना कुछ तो बात करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या करते हैं, हाँ हूं की बात करते हैं, फिर बाहर देखते हैं। जबरदस्ती और कुछ सवाल किए तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, मुंह लटका के बैठे रहना है, मतलब नाराज होके बाहर देखते रहना, ठीक है। उपेक्षा करते मतलब हमारी तरफ देखते भी नहीं है। मुझे सुपरफास्ट, अब देखो कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, देखिए ये दूसरे लोग हैं, आप सुनो या मत सुनो, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब आप दोनों में से एक उतरना चाहे। अब ये एक तरफ ऐसे व्यक्ति ने पहले बताया, ऐसे व्यक्ति के बारे में लेखक ने बताया कि जो हमारी सुनता नहीं है, और दूसरी तरफ एक आधा सहप्रवासी ऐसा मिल जाता है कि जो इतनी बड़बड़ करता है कि जब तक आप उतर ना जाओ वो बड़बड़ी करते रहता है। आप सुनो या ना सुनो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे
सुपर फास्ट ट्रेनों की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद है। सुपर फास्ट ट्रेन में लेखक को पसंद नहीं, वो कहते हैं एक्सप्रेस ज्यादा अच्छी है। क्या क्यों? कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा चला जाता है। अब ऐसे लोग हम लोग देखते हैं, कितने सुंदर कंपैरिजन किया है, कितनी सुंदर तुलना की है। देखो कि वो कहती है कि जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं वो ऐसी है कि जो उनके रास्ते में, जैसे हम लोग अपने कुछ दोस्तों को ऐसा देखते हैं कि जिनको बराबरी वालों में ही इंटरेस्ट है, या अपने से जो बड़े हैं उनसे ज्यादा इंटरेस्ट है। बराबरी वालों को वो नहीं, कोई अगर जैसे दोस्त मिल गया, हाय हेलो किया, तो ये क्या कहते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन कोई बड़ा आदमी मिल गया तो उससे हाय सर क्या बात है, कैसे हैं, मतलब जो अपने से बड़े हैं बस उनको ही रिस्पेक्ट देते हैं, और जो अपने बराबरी वाले हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। ऐसे भी लोग रहते हैं। उसी तरह ये सुपर फास्ट ट्रेन है। सुपर फास्ट ट्रेन क्या करती है, बाकी एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह जो है वो उनकी तरफ देखती भी नहीं है, फास्ट चली जाती है। हाँ, जो बड़ी, उससे बड़ी जो सुपर फास्ट ट्रेन है उससे मिलने के लिए वो जरूर जाती है। मतलब इसलिए उनका कहना है कि उपेक्षा ही करती है ये, मतलब उपेक्षा मतलब टाल देती है। मतलब हमारे भी कई ऐसे दोस्त रहते हैं ना, जो जिनसे हम मिलना चाहते हैं वो हमको टाल देते हैं। तो ये ऐसे दोस्त है, ये सुपरफास्ट ट्रेनें भी ऐसी होती है जो बराबरी वाले को टाल देती है, और जो सिर्फ बड़े लोग हैं उनसे ही मिलने की इनकी अपेक्षा रहती है। उस आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमे कर देती है। एक्सप्रेस के बारे में लेखक को बड़ा अच्छा लगता है। उनका कहना है कि जैसे सुपरफास्ट ट्रेनें क्या करती है, बहुत कम स्टेशन पर रुकती है, धाड़ 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 चलते रहती है। अब एक्सप्रेस के बारे में देखो, लेखक का कहना है जैसे ही स्टेशन दिखा, एक्सप्रेस अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है, रुकती है स्टेशन पे, सब लोग आराम से बैठते हैं, और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से विदा ले रहा। वाह वाह, कितना सुंदर लिखा है कि एक्सप्रेस चलती भी है, स्टेशन छोड़ती है तो बड़ा आराम से छोड़ती है, पहले सब लोगों को बिठा लेती है, अपने हृदय में जगह दे देती है, फिर इस तरह से चलती है जैसे अपने एक दोस्त से विदा ले रही हो। बहुत सुंदर। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। डिब्बे वाला बाइस्कोप का मतलब क्या है, बच्चों का सिनेमा। जब हमारे बच्चे, हम लोग भी जब छोटे थे बहुत, तो हमारे एरिया में वो लोग आते थे, एक छोटा सा डब्बा लेके आते थे, वो डब्बा नीचे रखने का, और झुककर एक ऐसी खिड़की रहती थी, उसको आंखें लगा के अंदर एक छोटा सा पिक्चर चलता था, वो देखने, उसको कहते हैं बाइस्कोप, डिब्बे वाला बाइस्कोप। तो ट्रेन में बैठे तो अपने सामने जो खिड़की रहती है, बस वो खिड़की से बाकी सब देखना, मतलब लेखक को लगता है वो अपन बाइस्कोप में से पूरा पिक्चर देख रहे थे, बचपन में जैसा देखते थे वैसा। ठीक है, लेकिन कोई देखने दो तब ना। जैसे ही आपने पांव रखा और अपने सीट पर बैठे, कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की तरफ देख के पूछेगा क्या मैं इसे ले सकता हूँ। अब ये थोड़ा सहप्रवासियों के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही आप ट्रेन में बैठने के लिए अंदर गए तो आपके पास थैला जो है आपका, उसमें पेपर है, न्यूज़पेपर है, अखबार है। तो जैसे ही बाजू का आदमी वो अखबार देखता है तो तुरंत पूछता है सर मैं इसे ले सकता हूँ। इस तरह के लोग बहुत ज्यादा है। खुद तो परचेस नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को बहुत तकलीफ देते हैं। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो, जैसे हम तो अभी खरीदा है ना वो न्यूज़पेपर जो है, वो अखबार जो अभी खरीदा है, उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलट कर भी नहीं देखा है, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथ में होगा। अब ये अखबार वो सामने बाजू वाला व्यक्ति ले लेता है। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी। आपका ही अखबार, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा। आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र आप लौटे कि तब लौटे, अब देगा मुझे या तब देगा। तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले व्यक्ति की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे कि मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति। बेतरतीबी का मतलब है फिक्र न करते हुए आपका न्यूज़पेपर वो इस तरह से उसको मोड़ेगा कि जैसे उसका ही है। आपने तो अभी तक वो पढ़ा भी नहीं है, और इस तरह से पढ़ के वो अपने बाजू वाले को दे देगा जैसे ये उसका ही है। ये तो हद हो गई। आपका न्यूज़पेपर लिया, उसको कैसा भी मोड़ लिया, उसके बाद में बाजू वाले को दे दिया ऐसे जैसे वो उसका खुद का हो। क्या करेंगे इन लोगों का।
अब देखिए आगे कि देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे। उससे क्या होता है कि फिर उसके बाजू का आदमी बोलता है कि मुझे भी दोनों जरा पढ़ने के लिए, तो ये क्या करेगा, उस अखबार के 2-3 पन्ने जो है वो निकाल के उसे दे देगा। तो एक अखबार के 2 टुकड़े करेगा, 4 टुकड़े हो जाएंगे, और कोई आदमी मांगेगा उसमें का और एक पन्ना निकाल के उसको दे देगा। अरे अरे, मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय के पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आता है, अपनी सीट भी झाड़ते हैं लोग न्यूज अखबार से। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता हुआ दिखाई देगा। वाह क्या बात है, बेचारे समाचार पत्र वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। ये बहुत सुंदर लिखा है लेखक ने, व्यंग्यात्मक तो निबंध है ही है उनका, बहुत मजा आता है इससे। ऐसे ऐसे सहप्रवासी हम सबको मिलते हैं दोस्तों। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम, अब आपको लगता है चलो जान तो न्यूज़पेपर गया ना तो गया, कोई बात नहीं, अब आराम करना चाहते हैं आप, थोड़ा सा सर टिका लिया, थोड़ा सा पीछे। इसी बीच सामने से प्रश्न सामने से उछलेगा मतलब सामने जो बैठा है व्यक्ति वो आपको सवाल कर रहा है, कहाँ तक चल रहे हैं। अब देखिए आपको तो नींद आ रही है, पेपर तो आपका चला गया, फिर भी ये आप सोना चाहते हो तो ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि पूछ रहा है कहाँ तक जाओगे। अब देखो बड़ा आसान है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ता हूँ इसे। आप अनमने मन से कहोगे, अनमने का मतलब है अनिश्चित मन से, अरे यार ये क्या पूछ रहा है, नींद आ रही है, बीच में ही कुछ पूछ रहा है, तो आप उससे पूछोगे भोपाल तक पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे पहुंचती है, आप कहोगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, आप कहोगे यार टाइम बदल गया होगा ना। बोले गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती है, आज की तारीख में पहुंच गए यही गनीमत है। अब खुद ही बड़बड़ करने लग गया। गनीमत का मतलब है बड़ी समझ लो बहुत कृपा हो जाएगी अगर हम लोग पहुंच जाएंगे समय में। अब वही खुद बड़बड़ कर रहा है। आप सोचेंगे अब चलो चर्चा का अंत हो गया, तभी फिर से प्रश्न आएगा, तीर की तरह प्रश्न आएगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। हबीबगंज और भोपाल ये 2 अलग अलग भोपाल के स्टेशन है, तो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ उतरोगे, तो हबीबगंज। अब हबीबगंज आपने बोल दिया, ये पूछेंगे हबीबगंज क्यों, वहां से तुलसी नगर नजदीक पड़ता है, आपने बोला वहां से तुलसी नगर नजदीक पड़ता है। वो चिढ़कर बोलेगा क्या खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐड लेंगे, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाएगा जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देगा। किसने पूछा भाई तुझे इतना क्यों बड़बड़ कर रहा है। लेकिन हमको ऐसे साथी, हमारे जो सहप्रवासी है, सफर का साथी जो है हमारे, वो ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, खुद ही अपने ढंग से बड़बड़ करना चालू करता है। सोचा कहीं ये पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से आप वापस में ट्रेन में न बिठा दे, अतः वह चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। आप चुप बैठ जाते हो कि यार ये बड़बड़ करना है तो करना। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होता है। अब ये जो मूर्ख आदमी था जो बड़बड़ कर रहा था, अब ये तो लेखक चुप बैठ गया, फिर भी वो पूछ रहा है आप भोपाल में क्या करते, आपकी तो इच्छा है नहीं बात करने की। फिर आपने कहा मैं मीटिंग में जा रहा हूं, वो कहना चालू कर देते अपन तो वल्लभ नगर अकाउंट सेक्शन में है, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना वेतन भी निकल जाता है, रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। अब किसने पूछा उसको, लेखक का कहना यह रहता है किसने पूछा, किसी ने पूछा नहीं, बस अपने आप ही बड़बड़ करते जा रहा है। अगर ट्रेन में रेल का कर्मचारी साथ हो ना तो सारे रास्ते गाड़ियों की शंटिंग की आवाज की तरह सुनाई देगा। अब कभी कभी ये भी होता है कि आपके साथ में जो आपका सहप्रवासी है वो बहुत सी बार ट्रेन में काम करने वाला लोग रहता है, रेलवे में काम करते हैं, तो कोई कहेगा मैं 8 से आ रहा हूँ, उनकी जो भाषा है वो टेक्निकल रहती है, वो कोई कहेगा मैं 8 से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है, मतलब वो टेक्निकल बात करते हैं। अब आपको भी ट्रेन के नंबर मालूम हो जाएंगे, ये मालूम रहते हैं कि 8029 ये शालीमार एक्सप्रेस है, ये अप है डाउन है, ये आपको मालूम पड़ता है। धीरे धीरे जो रेलवे से प्रवास करते हैं उनको मालूम होता है। अब ये तो ट्रेन के एम्प्लॉयज हैं, रेलवे में ही काम करने वाले, तो इनकी भाषा हरदम ऐसी रहती है। वो अपने दूसरे बाजू में बैठे वाला जो लोग है जिसने कभी बार बार रेलवे में प्रवास नहीं किया उससे भी ऐसी बात करते हैं। अच्छा तो आप 8 से आ रहे हो क्या,
ए टब से आ रहे हो क्या? कौन सी ए टब भाई, मुझे कुछ मालूम नहीं रहता, लेकिन ये इसी तरह से बात करते रहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पे खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल पास करना पड़ता है। मतलब ये इतनी बड़बड़ किए जा रहा है, वो रेलवे में काम करने वाला व्यक्ति वो कुछ भी बड़बड़ करते हैं। अब देखिए, मेल को रोककर माल पास करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? मेल जो ट्रेन है, एक्सप्रेस और मेल, तो मेल को रोककर माल, माल का मतलब है मालगाड़ी, पैसेंजर ट्रेन जाने आगे चली जाती है। अब ये जिसको ट्रेन का ये क्या बोलेंगे, ये भाषा मालूम नहीं है, तो बाजू वाला बोर नहीं होगा तो क्या? कारण मालगाड़ी से भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, ये और ज्यादा सुना ही रहा है। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी नहीं तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। शिकायत पुस्तिका मतलब ऐसा रहता दोस्तों कि ट्रेन से अगर आप जब भी प्रवास करते हैं तो आपको अगर कोई तकलीफ होती है तो वहां पर एक शिकायत पुस्तिका रहती है। शिकायत पुस्तिका का मतलब है कंप्लेंट की बही। तो उसमें आप अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा सकते हो कि आपको क्या तकलीफ हुई प्रवास में। तो वो तकलीफ जो है, वो समस्या जो है उसे दूर करने की रेलवे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी कोशिश करता है। तो अगर आपने बोला कि यार ये बार बार क्या लेट कर रहे हो, लाओ शिकायत पुस्तिका मैं उसमें लिखता हूँ, तो शिकायत पुस्तिका आने में 1 घंटा लगता है, तब तक ट्रेन चल जाती है, तो उसमें कोई मीनिंग ही नहीं। दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। तो पूछताछ विभाग का मतलब है इंक्वायरी, पूछताछ मतलब इंक्वायरी। लोग भी बार बार कैसे सवाल करते हैं, वो बोलता वो अपनी सुना रहा है। कोई पूछता है कि 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहां पर खड़ी होगी। मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़े होने का अंदेशा न हो। अंदेशा का मतलब है अनुमान। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर का रास्ता किधर से है? अब देखो कैसे कैसे लोग सवाल करते हैं कि बिना टिकट जो प्रवास कर रहे हैं उनके लिए बाहर जाने का रास्ता कौन सा, ये भी पूछने वाले लोग हैं। तो बिना टिकट वालों को तो एक्चुअली वहां आना ही अलाउड नहीं है, लेकिन लोग बहुत धाग लोग होते हैं, वो कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बता रहा हूँ। ये कौन बता रहा है? ये जो व्यक्ति है पूछताछ डिपार्टमेंट में काम करने वाला, ये सब अपनी बारे में बता रहा है कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि बिना टिकट वालों के बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तो मैं उसको बताता कि मैं उसी में से आया था और अब लोगों को बाहर जाने के रास्ते बता रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हो? आरक्षण का मतलब रिजर्वेशन करा लेते। मैंने कहा यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। अब लेखक का कहना यह है कि भाई आरक्षण कर लिए तो आपको आसान हो जाता है, नहीं तो सिरदर्द होती है। सिरदर्द का मतलब है तकलीफ होती है। वे बोले आप भी, अभी आप जिस आदमी ने पूछा आप रिजर्वेशन करते हो क्या, तो लेखक ने बोला हाँ मैं करता हूँ। अब वो आदमी फिर से बोला कि आप तो बड़े अजीब आदमी है, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है। अब ये देखो, बोलता कि रिजर्वेशन कराने में तकलीफ है, हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। हफ्तों मतलब हफ्ते में 2-4 बार जब जाना पड़ता है तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं और अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, तो जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हो तो वह हिकारत भरी निगाह से कहता है। हिकारत का मतलब क्या है? हिकारत का मतलब है दोस्तों घृणा। कंडक्टर का ऐसा है कि इसका कहना अच्छा है बराबर कि टीटी जो है मतलब टिकट कलेक्टर जो है हमारा टीसी जिसको हम बोलेंगे ट्रेन में, वो जब भी आते हैं आपने जैसे रिजर्वेशन का टिकट दिखाया तो वह आपकी तरफ देखता भी नहीं, वो बोलता टिकट है तो आप क्या देखना, नहीं रहता तो देखता था। वो दूसरी यात्री के पास जाता है, उस यात्री के पास में ना टिकट है ना आरक्षण है, उसके पास कुछ नहीं, इशारों में कुछ बात होती है और वो वहां से चाहता है वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ना टिकट है ना आरक्षण है, वो टीसी जहां तक जाना चाहते हो वहां तक का रिजर्वेशन दे देता है। कैसे? देखा नहीं आपने? रेल के हर डिब्बे पर लिखा है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए, लेकिन इसके पीछे अलिखित इबारत होती है। इबारत का मतलब है लिखी हुई चीज, लिखा हुआ है
जो अलिखित है, मतलब जैसे भारतीय रेल जो है वो सबकी संपत्ति है, इसे केयर लो, लेकिन एक्चुअली क्या कहना है ये लेखक का कि भारतीय रेल ये भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। क्योंकि रेल कंडक्टर क्या करते हैं, बस लोगों से पैसा ऐंठते हैं। जिसके पास में टिकट नहीं है, जिसके पास में रिजर्वेशन नहीं है, बस उन्हीं से पैसा ऐंठना, उनसे ज्यादा पैसा लेना और उनकी अरेंजमेंट कर देना, बस यही इनको आता है और कुछ नहीं। तो इसलिए लेखक जो है वो रेल कंडक्टरों पे बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। अब शाम हो गई थी, ट्रेन में डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने होल्डर बिछाने चालू कर दिए। होल्डर का मतलब पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि अपने अभी जैसे ट्रेन की तरफ से रिजर्वेशन में अपने को ये मिल जाते हैं, एसी वेसी में अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रेन की तरफ से आपको ब्लैंकेट वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन उस समय तो क्या होता था कि जब आपकी जर्नी चालू होती थी तो उस समय अपने आप को आपका बिछाना लेकर जाना पड़ता था, तो ये होल्डर कहते थे उसे। तो ये होल्डर अपने को साथ में, तो जैसे ट्रेन में शाम हो गई तो लोगों ने अपने अपने होल्डर बिछाना चालू कर दिए। लेखक ने लिखा मैं भी थक कर चूर हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा थक गए थे, कारण सिरदर्द की एक गोली खा लिया और लेटना चाहा। एक सिरदर्द की गोली खाई, तभी सहयात्री ने देख लिया। सहयात्री ने देखा और फिर पूछा क्या आपको सरदर्द हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। फिर वो बोल रहा था आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हो? अब देखो ये लोगों को इतना बगैर पूछे सलाह देने की आदत पड़ जाती है ना, पूछो मत, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा दी? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबालती कढ़ाई में डालकर ताजा का नाम पे बेचते हैं। अब ये देखो ज्यादा की अपनी बड़बड़ करें, कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गर्म है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है ये। लेकिन यहाँ पर एक बात है दोस्तों कि लेखक को व्यंग भी करना है रेलवे के सिस्टम पर। जैसे पहले क्या कहा कि रेलवे के जो कंडक्टर है वही सब पैसा खाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये रेल के कंडक्टर क्या है, अगर इधर उधर से आप रेलवे में कुछ भी पूरी कचौड़ी मत खरीदिए, क्योंकि वो सब बासी रहती है, बस उसे गर्म करके दे देते हैं। आपको कहते हैं कि गर्म है आप हाथ लगाओ, आपको ऊपर से गर्म दिखती है, अंदर से सब खराब रहती है। वो खुद कहता है मैं तो घर से पराठे लेकर निकलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाए तो दो और दो चार मिलाकर खाने में मजा आता है। ठीक है। फिर पूछा आपको सरदर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? अब ये देखिए कितने ज्यादा के सवाल कर रहा है कि आपको सिर दर्द कितने समय से है, आपको ये पैतृक बीमारी है। पैतृक का मतलब है हेरिडेटरी, आपके पिताजी के समय से आई है ये। पिताजी को आपका सर दुखता है क्या, फिर आपका भी सर दुखता है, जिसको हम पैतृक कहते हैं, जिसको हम पैटर्नल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। मैंने कहा मेरे परिवार में सबके सिर है, अतः सबको सिर दर्द भी होगा। लेखक जो है थोड़ा चिढ़ गया और उसने कहा हाँ मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं सबको सर है, सिर है। अब सिर है इसलिए सबको सर दर्द होता है। तो वो थोड़ा उसको समझ में आ गया कि अभी ये जरा चिढ़ गए हैं, लेकिन तब भी वो क्या कहता है यार ये आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हो। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, और जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। ये लेखक को ज्यादा सिखाने लग गया थोड़ा सा। ठीक है। फिर लेखक ने कहा आप बजा फरमाते हैं। आप बजा फरमाते हैं का मतलब है आप सही कहते हो, सही बोलते हो आप। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तो भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। मतलब अब वो चिढ़ के लेखक कह रहे हैं कि हाँ मेरे भाई तुम सही कह रहे हो, मैं ट्रेन में बैठा तो अच्छा था, मेरी किताब पढ़ने की इच्छा हो रही थी तब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और कोई कंप्लेंट नहीं थी। लेकिन जब हम सफर सहयात्रियों ने सिर खाना चालू कर दिया, हम सफर सहयात्री जो है मेरे साथ में सफर करने वाले जो यात्री है, उन्होंने जब सर खाना चालू कर दिया तब से बेचारा सर, मेरा बेचारा सिर जो है दर्द नहीं करेगा तो क्या करेगा। सच कहता हूं भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, अब ये आखिर का सेंटेंस बहुत सुंदर है, सिर दर्द से नहीं, हम सफर यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूं। दर्द सिर से मतलब वो जो सर को दर्द दे रहे हैं ना, उससे परेशान हूं। अपनी बड़बड़ करने वाले जब हमको साथी मिल जाते हैं दोस्तों, तो सच में बहुत ज्यादा सिर दर्द हो जाता है। तो हमारे राम नारायण उपाध्याय जी ने ये सुंदर व्यंग्यात्मक जो निबंध लिखी है, ये बहुत सुंदर निबंध है, बहुत हंसी भी आती है
और ये हमारे रूटीन लाइफ से, रियल लाइफ से एकदम मिल जाती है, हम इसको रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ये सब जो मतलब अनुभव जो है ये सब हमको भी आ चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो लेसन था ये सफ़र का साथी और सिरदर्द, मतलब सिरदर्द अगर हमको होता है तो क्यों होता है, तो सफ़र का साथी कैसा है इस पर हमको सिरदर्द होता है या नहीं ये डिपेंड करता है। तो आज का हमारा जो कंपोजिट हिंदी 10th स्टैंडर्ड का जो तीसरा लेसन है सफ़र का साथी और सिरदर्द, ये आज यहीं समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार दो बार ढंग से ध्यान से देखिए, उसके बाद में वर्कबुक सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। वर्कबुक में अगर कोई आपको दिक्कत आएगी तो फिर से एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जाते जाते मैं फिर से आपको बता दूं कि सीमा बख्शी माय बोली क्लासेस, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसके आगे का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों इसके आगे के सेशन में हम आगे का लेसन जरूर देखेंगे और 10th स्टैंडर्ड कंपोजिट का, ठीक है। तब तक बाय।